हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। जो पुराने लोग हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कि AKTU के थ्रू काउंसलिंग करवाए और पहले से चैनल से जुड़े हैं, वो तो मेरे बारे में जानते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं बी फार्मा के आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाने वाला हूँ, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे और जो आपके सेशनल में भी आएंगे। मेनली हमारा फोकस जो होगा वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में, यानी जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसी का सिलेबस मेनली मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है, जो आपके यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होने वाला है AKTU का, उसके लिए जो आपका सिलेबस है वही अपन लोग कवर करेंगे। और थियरी के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सब कुछ पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। वैसे आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा जरूर। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे, यानी कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे यूनिवर्सिटी के। देखिए, पहला आपका सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये भी आपका थ्योरी का टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स, ये भी आपका थ्योरी का टॉपिक है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सेमेस्टर एग्जाम का ही टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास फिर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आपका यहाँ पर पांचवा जो सब्जेक्ट है वो भी थियरी का ही सब्जेक्ट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। देखिए, जो लोग 12th बायो से किए हैं वो रेमेडियल मैथ पढ़ते हैं, जो 12th यहाँ पर मैथ से किए हुए थे और रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट आपके इंटरनल होते हैं, ये आपके सेशनल एग्जाम में होते हैं, आपके कॉलेज के ऊपर होता है, उन्हीं को इनका नंबर देना होता है, उन्हीं के यहाँ ये एग्जाम होता है। तो ये चीज़ आपके पास मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने कॉलेज से पढ़ते रहिए और आप लोग बुक भी ले सकते हैं इसके लिए, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। अपने जो 4 सब्जेक्ट होंगे जो इस चैनल पर, जिसकी वीडियोस आएंगी, और ये आप निश्चित तौर पर बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहिए कि यदि आप यहाँ की वीडियोस देखेंगे, एंड टाइम पर भी अपन लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ना है। और सब कुछ इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन लोग ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपको HAP पढ़ाऊंगा। पहले जो लेक्चर होंगे वो यहाँ पर आपके HAP के लेक्चर आएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको जीरो से हीरो तक पहुँचाने का काम करने वाले हैं। जीरो से लेकर आपको जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके और कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं, वो चीज मैं यहां पर क्लियर करूंगा। तो चलिए, पहला सब्जेक्ट अपन लोग उठाते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसी सब्जेक्ट को इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूं। इसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट्स, यहां से आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो भी मैं पॉइंट्स में बोलूंगा, जो आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, बिल्कुल आपको ध्यान से बिल्कुल सुनते हुए चलना है। कोई भी चीज आप हल्के में नहीं लेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये भी एक आपका सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट जो यहाँ पर डिस्कस होगा। और ये बिल्कुल एकदम आसान भी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। जब तक आप फील नहीं करेंगे, आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन हम लोग हैं, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर और उसके जो पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी मतलब उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। किसके? ह्यूमन के। ह्यूमन यानी कि हम लोग अपने बॉडी के पार्ट और इसके स्ट्रक्चर और साथ में उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो चलिए, एक एक करके सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर आपके 3 टॉपिक होंगे जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपन लोग। पहला जो आपका चैप्टर है वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस टॉपिक में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में। इसको आप ध्यान देंगे। फिर अपन लोग अब चलिए शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करता हूं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, इंट्रोडक्शन करना है ह्यूमन बॉडी का। सबसे पहले एनाटॉमी मैंने आपको एक बार बता भी दिया कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स 2 मेजर प्रिंसिपल। जो आप ह्यूमन बॉडी का स्टडी करेंगे उसमें क्या होंगे? 2 प्रिंसिपल होंगे उसके। आप 2 तरीके से स्टडी करेंगे, एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। मैंने इसकी डिफिनीशन आपको सिंपली आपको बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा गया है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, वो चीजें मैं भी बताता हूँ आपको जो चीज लिखी गई है। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट
ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हिस्टोलॉजी यहाँ पर दिया गया है कि आपका स्टडी ऑफ टिश्यू इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि आप लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फिजियोलॉजी है कैंडिडेट। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन की स्टडी करते हैं। आप देखिए लिखा गया द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हो गया फिजियोलॉजी का टॉपिक। इसमें क्या आता है? इसमें आता है न्यूरोफिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। आप लोग न्यूरोफिजियोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? न्यूरॉन्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और स्टडी दी गई है इम्यूनोलॉजी। आप इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, जो उसके डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी में वर्क करते हैं। डब्ल्यूबीसी हो गया और जो भी आपके T4 लिम्फोसाइट सेल हो गई, इनकी स्टडी आप लोग करते हैं। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी में ये चीज़ आती है, ठीक है। फिर अपन लोग अब नीचे आते हैं, देखिए लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। सबसे पहले जो आपका लेवल आता है वो आता है आपका केमिकल लेवल। केमिकल लेवल पे क्या आता है? एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। फिर उसके बाद इस तरीके से ढेर सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या करते हैं? आपके एक सेल को बनाते हैं, ठीक। उसमें ढेर सारी छोटी छोटी यूनिट होती हैं, उसी को मिलकर एक सेल बनता है। तो पहले हो गया आपका केमिकल लेवल। केमिकल लेवल से यहाँ पर शुरू होता है। फिर आता है आपका सेलुलर लेवल, यानी एक सेल का निर्माण होता है। फिर कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू लेवल पर ये वर्क होता है। फिर क्या होता है? ऑर्गन आता है, आपका ऑर्गन लेवल होता है, ठीक है। तो ऑर्गन हो गया। फिर आपका कौन सा आता है? आपका ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम ढेर सारे मिलकर फिर ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं और कंप्लीट बॉडी बनती है, ठीक है। कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर यही है। पहले क्या आपका आता है? पहले आपके एटम्स मॉलिक्यूल यानी कि केमिकल लेवल पर होता है। फिर आपका सेलुलर लेवल पर आता है। फिर आपका आता है टिश्यू लेवल पर, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि ह्यूमन बॉडी। यानी कि आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यहाँ तो हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे, लेकिन ये सभी के लिए वैलिड है। अब कोई एक सेल का कोई स्ट्रक्चर है, कोई एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें तो एक ही सेल है, तो वहाँ पर ऑर्गन लेवल की या फिर सिस्टम लेवल की इस तरीके से कोई बात नहीं आएगी। वो एक ही सेल से इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम करेगा, ठीक। फिर अपन लोग यहां पर बात करेंगे, देखिए अब एक एक करके सारे जितने टॉपिक हैं केमिकल लेवल पर क्या चीजें आती हैं। देखिए केमिकल लेवल पर मोस्ट बेसिक लेवल, 2 or more atoms join together to form molecules like CON, मतलब कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन। आप इस एक सी को हटा दीजिएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये है एटम्स इन और मॉलिक्यूल्स जो कि मिलकर एक सेल का बनाते हैं, सेल को बनाते हैं। तो ये हो गया आपका केमिकल लेवल। मैंने आपको बता भी दिया था सारी चीज़ें, लेकिन लिखी गई हैं, तो आपको लिखी हुई चीज़ें सारी ग्रुप में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। फिर क्या बात आती है? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पर आपका क्या होता है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी। आप लोग सेल की डिफिनीशन कई बार पढ़ चुके होंगे। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, तो ये चीज हो गई सेलुलर लेवल पर, मैंने आपको बता दिया। फिर यहां पर आता है टिश्यू लेवल पर। टिश्यू लेवल पे क्या चीजें हैं वो भी बताते हैं आपको। देखिए दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल, कई सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? आपका टिश्यू बनाती हैं। वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, ढेर सारी सेल्स मिलकर क्या करती हैं? टिश्यू बनाती हैं और पार्टिकुलर फंक्शन को वो लोग क्या करती हैं? परफॉर्म करती हैं। फिर उसके बाद ढेर सारे टिश्यू मिलकर आपके क्या बनाते हैं? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन कैसे बनता है? फिर उसका क्या वर्क होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स व्हिच डू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल क्या है? टंग है, हार्ट है, मतलब ढेर सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन को बनाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आती है? सिस्टम लेवल पर, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ढेर सारे ऑर्गन मिलकर, जैसे कि आपका माउथ हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। आपकी जो डाइजेशन की जो आपके फंक्शन होते हैं आपके बॉडी में, वो कोई एक पार्ट नहीं करता है, कोई एक बॉडी का पार्ट नहीं करता, कोई एक ऑर्गन नहीं करता, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, वही को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम भी आप लोग जानते हैं, आप अपने नाक से लेते हैं अपनी सांस को, उसके बाद वो क्या होता है? ट्रेकिया से होते हुए आपके जाता है फेफड़े में जाता है, जहां पर आपकी एल्वियोलाई होती हैं, लंग्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये ढेर सारी यूनिट्स होती हैं। आप लोग एल्वियोलाई के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि यूनिट होती हैं आपके लंग्स की। तो ये हो गया आपका ऑर्गन लेवल पर,
फिर आपने बात क्या आती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर हो गई बात, ठीक है। ऑर्गन तो आपके हार्ट हैं, ऑर्गन आपका है, आपका स्टमक है, ये तो ऑर्गन हो गई। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर बात क्या आती है, यहां पर आती है ऑर्गेनिज्म लेवल। अब जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ढेर सारे सिस्टम जब मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म कौन है, जैसे हम और आप हैं। ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा, किसी भी बॉडी का निर्माण होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये सारे जो फंक्शन है आपके किसी भी बॉडी में हो सकते हैं। क्या कुत्ते बिल्ली में नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं। लेकिन अपन लोग क्या है, यहाँ पढ़ने सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में है, लेकिन मैं आपको चीजें रिलेट करना बता रहा हूँ, व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि रट कर जा रहे हैं, रटने वाली बात नहीं होती, थोड़ा बहुत आपको फील करना होता है। फिर अपन लोग यहां पर बात करते हैं बॉडी सिस्टम। देयर आर 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। 11 सिस्टम होते हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो होता है आपका नर्वस सिस्टम, उसके बाद आता है आपका इंटेगुमेटरी सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सबके बारे में भी पर्टिकुलर डिस्कस होगा। लेकिन पहले आपको ये सिस्टम याद रखना है। नर्वस सिस्टम आपका होता है, इंटीग्मेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। फिर आपका आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ही आपका हार्ट आता है। देखिए ये है ऑर्गन लेवल सिस्टम जो बात कर रहा हूं, और उसके अंदर है ऑर्गन। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका क्या वर्क करता है, आपका हार्ट वर्क करता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ये सारी मिलकर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। फिर क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया, स्टमक, इंटेस्टाइन, उसके बाद लीवर, ढेर सारे मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। यूरिनरी सिस्टम होता है आपका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपका ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। मस्कुलर सिस्टम होता है, एक स्केलेटल सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है। अब इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स वर्क करते हैं, कई तरह की सेल्स आपके इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करती हैं। फिर यहाँ पर आता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो इस तरीके से ये 11 सिस्टम अपने को पढ़ने हैं, ठीक। आप सबसे पहले नर्वस सिस्टम पहला आपका सिस्टम है, जो 11 टाइप में पहला सिस्टम है। देखिए नर्वस सिस्टम में क्या है, इट्स कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एरियाज एंड ट्रांसमिट सिग्नल बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री सिस्टम। अब वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री होता है आपका जो कंट्रोल में हो, जो आपके कंट्रोल में हो। कोई काम आपका है, आप कोई काम करते हैं, आपके जीवन में भी आप लोग रिलेट करिए। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि आज रात को यदि आप सो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कल सुबह मैं ये काम करूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें तो आपके कंट्रोल में कल सुबह रहें, लेकिन कुछ चीजें आप कंट्रोल ना कर पाए, वो चीजें आपके अनैच्छिक हों, बिना आपकी इच्छा के वो चीजें परफॉर्म कर जाएं, तो उसी को कोऑर्डिनेट करना होता है। दोनों को कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मतलब आपकी कुछ चीजें नहीं भी हुई आपकी इच्छा से, और कुछ चीजें आपकी इच्छा से हुई, लेकिन उसमें सामंजस्य जरूर बनाना होता है। तो वही चीजें हैं आप क्या नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम आपका वही चीज को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है, और क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। आपको आपके हाथ को उठाना है, आपके हाथ को उठाना है, आप सोचते हैं बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ता है। आप सोचते हैं मुझे अपने हाथ को उठाना है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, सिग्नल भेजती है। आपके बॉडी में, आपके ब्रेन के पास, आपके नर्वस सिस्टम के पास क्या जाता है, सिग्नल जाता है आपके ब्रेन में। आपके ब्रेन में जब सिग्नल जाएगा, तभी वहां से क्या होंगे, न्यूरॉन्स जनरेट होंगे, और सिग्नल जब आएगा तो एक तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी समझिए, इसी तरीके से आप अपने हाथ को हिला पाते हैं, ठीक। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। फिर बात आती है यहां पर इंटेगुमेटरी सिस्टम की, ठीक। इंटेगुमेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं, आपकी स्किन्स आते हैं, हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं, स्वेट मतलब जो आपका पसीना होता है, अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है, कोई ग्लैंड जो एक्सोक्राइन होती है वो डक्ट होते हैं उसके पास। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरीके की ग्लैंड होती हैं। एक्सोक्राइन वो होता है जिसमें डक्ट होती है, जो सिक्रीशन को बाहर भेजती है। एंडोक्राइन वो डक्ट होती हैं जो सिक्रीशन को अपने अंदर, उनमें डक्ट नहीं होता, वो डक्टलेस होती हैं। उनका सिक्रीशन वहीं का वहीं रह जाता है, वो बॉडी के अंदर ही सिक्रीशन उनका रह जाता है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन होती हैं, बॉडी का मतलब किसी ऑर्गन में हो रहा है तो वहीं रह जा रहा है, लेकिन जो एक्सोक्राइन होगी वो अपना सिक्रीशन बाहर भेज सकती है, उनके पास डक्ट होते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या आता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम आता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इट ब्रिंग्स एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। मतलब इसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का वर्क होता है कि एयर को लंग के अंदर लेना और लंग के बाहर भेजना। किसको,
ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। मतलब आपका लंग का तो यही वर्क है ना, आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं, छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका क्या वर्क होता है, ये होता है आपका, इसमें कौन से आर्गन पहले तो इंक्लूड होते हैं, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया एक बार, अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में आर्टरी होती हैं, वेन होती हैं, वेन में आपका जो है इम्प्योर ब्लड जो है निकलता है, और उसके बाद जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, हाई प्रेशर होता है। कभी भी आप लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो अपनी वेन्स में लगाते हैं, अपनी ऊपर की जो त्वचा है आपके अपने मांस में लगाते हैं, कभी भी आप लोग जो है आर्टरी में नहीं लगाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन को अगर आप लोग आर्टरी में इंजेक्शन लगा देंगे, प्रेशर इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट है। मतलब जो आपको इंटरेस्ट, यहीं से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब आप पढ़ते हैं तो यही चीज़ें हैं जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। ये नहीं कि आप कॉपी लेकर बैठे हैं, बुक लेकर बैठे हैं, 4-4 घंटे सिर्फ रीडिंग मार रहे हैं। फिर क्या आता है इसमें, इट सर्कुलेट्स ब्लड अराउंड द लंग्स वाया द हार्ट आर्टरीज वेन्स। यही चीज़ें मैंने आपको बताया कि जो आपका ब्लड है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू जाता है, आपकी आर्टरी के थ्रू, वेन्स के थ्रू, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आर्गन एंड द सेल। मतलब आपके आर्गन को और आपके सेल को जो है ऑक्सीजन पहुंचाना होता है ना। आपके हर सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, एनर्जी को बनाने के लिए। भैया आपके शरीर में एनर्जी है तो आप लोग ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज कहाँ से, फूड में जो आप लेते हैं वो ग्लूकोज होता है, फिर आप ऑक्सीजन लेते हैं और एटीपी बनता है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपके सेल का एक पार्ट है, उसमें क्या बनता है, उसमें एटीपी बनता है जो कि एनर्जी होती है, जो कि एनर्जी की यूनिट होती है। उसी तरीके से ये सारे काम होते हैं, आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर डिलीवर की जाती है। फिर कौन सा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, इसके बाद का जो सिस्टम है जिसमें आपका माउथ होता है, फेरिंग्स होता है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आपका टॉपिक है, स्टमक होता है, इसमें इंटेस्टाइन होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड रिमूव वेस्ट वाया द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये चीज हो गई, मैंने आपको ये चीज बता दिया, अब इसके बारे में भी नहीं समझाने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या कौन कौन से आपके यहाँ पर बॉडी पार्ट्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर आपका आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी आप लोग जानते हैं, किडनी जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। फिर यहाँ आता है आपका यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ब्लेडर आता है, द सिस्टम वेयर द बॉडी, किडनी यहाँ पर जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करती है और उसके बाद क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है और आप क्या करते हैं, आपका बॉडी क्या करता है, उसको वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर चलिए अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो सिस्टम है, टॉपिक नहीं, ये सिर्फ अभी सिस्टम की बात हो रही, जो 11 सिस्टम मैंने आपको बताया, जो 11 सिस्टम्स मैंने आपको बताए, वही चीज़ अभी डिस्कस हो रही। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन के लिए, जान लीजिए ह्यूमन बॉडी के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे जरूरी सिस्टम है। ये नहीं है मतलब अंत निश्चित है, यदि जिस दिन ये सिस्टम खत्म हो गया उस दिन तो अंत आपका जरूर निश्चित हो जाएगा। क्यों निश्चित हो जाएगा, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो आपके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, वो इसी सिस्टम की वजह से एग्जिस्ट करती है दुनिया में। ह्यूमन को अगर बचाना है, आप कहीं कहीं पर ऐसे फैक्ट आते हैं कि जनसंख्या जो है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जनसंख्या बढ़ भी गई है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का एक चीज़ ये भी प्रॉफिट है कि शायद हो सकता है ह्यूमन इसीलिए बचे रहें पृथ्वी पर, ठीक है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी रिसोर्सेज की कमी तो कभी ना कभी होगी ही, लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब ज़्यादा लोग होंगे तो हो सकता है ह्यूमन जो है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाए अर्थ पर, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की अपन लोग बात करते हैं, इट इनेबल्स द बॉडी टू मूव यूजिंग मसल्स। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, इनेबल करता है आपकी बॉडी को मूव कराने में, आपकी बॉडी को मूव कराने में मसल्स के थ्रू। तो ये हो गया मस्कुलर सिस्टम। फिर बात आती है स्केलेटल सिस्टम। स्टूडेंट, स्केलेटल सिस्टम कौन से होते हैं, वो होते हैं बोन्स। बोन्स क्या करते हैं, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन एंड गिव प्रोटेक्शन। जो आपके बोन्स होते हैं वो आपको, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, यदि आपके बोन्स ना होते, आपका हाथ बिल्कुल एकदम कैसे होता, एकदम लचलचा सा होता। कहीं आप लोग पता लगे, कभी कोई गाड़ी वाड़ी पार कर जाती है, हम लोग, हमारा हाथ पैर अगर नीचे आ गया तो कभी कभी हड्डी की वजह से हम लोग बच जाते हैं। अब ट्रक ना पार हो जाए, एकदम चटनी हो जाए, लेकिन
लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं बोन प्रोटेक्शन देती है। उसके अंदर आपके क्या होते हैं, आपकी आर्टरीज और सारी चीज़ें होती हैं। तो छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि सारी बोन्स जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, कुछ लचीली होती हैं बोन्स आपकी, जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रही हैं और शेप भी दे रही हैं। आपकी बॉडी का जो शेप डिसाइड है, आप जैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बोन के ऊपर ही निर्भर करती हैं। आपका पैर, आप सीधे खड़े हो पा रहे हैं, आप अपनी बोन्स की वजह से खड़े हो पा रहे हैं। अब देखिए, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं, जो अपने घरों में होते हैं, कहीं ना कहीं वो हड्डियों की बीमारी की वजह से जूझते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि उनकी बोन्स जो है वो कमजोर हो जाती हैं। फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा अपना सिस्टम आता है, वो है इम्यून सिस्टम। ये भी बहुत जरूरी है, इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतना ज्यादा सब कुछ है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस क्या प्रोवाइड करता है, जो पैथोजन होते हैं। पैथोजन कौन होते हैं, पैथोजन होते हैं डिजीज काजिंग एजेंट, जो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज को काज करते हैं, और अपनी बॉडी उन्हीं के लिए क्या करती है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी बनाती है। वही रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स कौन देता है, इम्यून सिस्टम। बहुत सारी सेल्स मिलकर इस काम को अंजाम देती हैं। फॉरेन जो एजेंट होते हैं उनको मार के गिराती हैं, ऐसा आप समझिए। तो ये काम कौन करता है, आपका इम्यून सिस्टम करता है, या इसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, मतलब डिफेंड करता है बॉडी को पैथोजन के अगेंस्ट दैट मे हार्म द बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से द सिस्टम कंसिस्ट नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी ए क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, इस सिस्टम के पास क्या होता है, लिम्फ होता है, नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। तो इस जो कि जिनके पास क्या होता है, लिम्फ होता है उनके अंदर, यही आपका क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करती हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। अब अपने लोग आते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। एक सिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं। मैंने आपको बताया भी कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या अंतर है, कि एक्सोक्राइन क्या होता है, डक्ट होती है उसके पास, वो अपना सिक्रीशन बाहर भेज देता है, और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती है। ठीक है, हुई लेकिन होती दोनों में है, हार्मोन दोनों में होता है, दोनों में हार्मोन ही होता है। ठीक है, व्हिच हेल्प्स इन फंक्शनिंग इन द बॉडी। हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा वर्क है आपके बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। अब हार्मोन क्या होते हैं, जैसे कि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है, यदि इंसुलिन की कमी है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी क्या होगी, आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। जो आप लोग जो डायबिटीज के, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, किसी ना किसी रूप में इंसुलिन को लेते हैं, जिससे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। ठीक, तो ये हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पर क्या बात आती है, इसके बाद आता है बेसिक लाइफ का जो आपका प्रोसेस है, वो पॉइंट अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, यहीं तक अपन लोग रखते हैं। पहले अपने जो अपना पहला वीडियो है यहीं तक रखते हैं, छोटा सा वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये नोट्स मैं अभी तुरंत डाल रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप, जो कि नया टेलीग्राम ग्रुप बना है आपका, उसी में मैं इस नोट्स को पूरा का पूरा नोट्स सेंड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको समझाता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें, सारे पॉइंट में डिस्कस करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।